हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल किए थे मैंने, लेकिन थोड़ा टाइम हो गया था। आज कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल और हैं, उनको अपन चेक करते। एक क्वेश्चन है, इसको देखते देखे उस वीडियो लेक्चर में अगर आपने कुछ समझा होगा, सीखा होगा, तो इसमें भी देखते हैं। क्वेश्चन है C4H8Br2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, और इसमें ये कह रहा है 6 प्रोटॉन की एक सिंगलेट आती है और 2 प्रोटॉन की भी एक सिंगलेट है, और डेल की वैल्यू दे रखी है इसमें, इसकी 1.8 ppm पर, और ये आ रही है 3.9 ppm। तो बताओ ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। C4H8Br2 NMR का स्टैटिक्स दे दिया उसने अपने को। 6 प्रोटॉन की एक सिंगलेट है और 2 प्रोटॉन की एक और सिंगलेट है। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई करना, 2-4 मिनट आप आंसर निकालना, उसके बाद फिर वीडियो वापस ऑन करके देखना। मैं भी इसका आंसर बताता हूँ। देखो, आपको मैंने बहुत बार बता रखा है, 6 प्रोटॉन एक कार्बन पे 3 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते ना, 4 होते हैं, लेकिन वो ग्रुप अटैच है दूसरे से, तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 3 प्रोटॉन ही आ सकते हैं। 6 प्रोटॉन एक साथ है इसका मतलब, और वो सिंगलेट है, इसका मतलब 6 प्रोटॉन कैसे आ सकते हैं? 2 मेथिल एक कार्बन पर, और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया मैंने, आइसोप्रोपिल ग्रुप बना दिया, तब तो ये सिंगलेट नहीं आएगी, 6 प्रोटॉन की क्या आएगी? डबलेट आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई प्रोटॉन नहीं है। टोटल कार्बन कितने हो गए? तो एक मिनट में ट्रेस हो गया। 6 प्रोटॉन की एक सिंगलेट का मतलब ये एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगाने हैं, अपने आप आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। और नेचुरल है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रखना, एक कार्बन यहाँ पे है, तो रिमेनिंग दोनों हाइड्रोजन कहाँ होंगे? क्योंकि 3 और 3 6 तो 8, टोटल 8 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब इनकी वैलेंसी को किससे पूरा करेंगे? तो ब्रोमीन आ गई आपके पास, तो एक ब्रोमीन यहाँ लगा दी, एक ब्रोमीन यहाँ लगा दी। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अलावा भी आप स्ट्रक्चर बनाओ, ट्राई करो, लेकिन वो इस NMR डाटा से मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से NMR में हम आंसर कैसे फाइंड करते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ, इसको आप चेक करेंगे। प्रॉब्लम बहुत सारी है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन चेक आपको करना पड़ेगा। एक और अच्छा क्वेश्चन है, जैसे C11H, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बार बार देखना पड़ता है। आपके पास जो भी बुक होगी, आप उस बुक के अंदर से चेक करेंगे। C11H16, इसका NMR स्टैटिक्स क्या कह रहा है? इसमें एक सिंगलेट है, नो प्रोटॉन की एक सिंगलेट है। ध्यान देना इस वर्ड के ऊपर, नो प्रोटॉन की एक सिंगलेट है, 2 प्रोटॉन की एक फिर सिंगलेट है, और 5 प्रोटॉन की फिर एक सिंगलेट है। इसके केमिकल शिफ्ट, रासायनिक विस्थापन की वैल्यू जो आ रही है, वो आ रही है 1 पर, ये जो वैल्यू आ रही है 2.5 पर, और ये आ रही 7.1 ppm पर। आप ट्राई करना और आंसर निकालने की कोशिश करना, फिर पता पड़ेगा कि कितना आंसर आया, ठीक है। वीडियो पॉज करके पहले आंसर निकालना, फिर आप वापस आंसर चेक करना। अभी इसको मैंने आपको बताया, मोर देन 6 से ज़्यादा होते ही आप क्या करेंगे? थिंक अबाउट बेंजीन, क्योंकि आपके यहाँ 5 प्रोटॉन की एक 7 के अराउंड आ रही है वैल्यू, इसका मतलब ये क्या है? बेंजीन है। अपने आप आइडिया लग गया, तो अपन ने क्या बनाई? बेंजीन बनाई। बेंजीन के पास ये 5 प्रोटॉन आ गए, इसका मतलब मोनो सब्स्टिट्यूट है, एकल प्रतिस्थापी ही है। तो रिमेनिंग 6 कार्बन तो आ गए, 5 कार्बन आपको यहाँ पे एडजस्ट करने हैं। 5 कार्बन का मतलब कौन सा ग्रुप हुआ? पेंटेन। और पेंटाइल कितने होते हैं पता है आपको? आपको फर्स्ट ईयर से सिखाते आ रहे हैं, 11 से पढ़ रहे हो। पेंटेन 8 रेडिकल होते हैं, उसमें कौन सा रेडिकल होता है? एन पेंटिल है, सेकेंडरी पेंटिल है, टर्शरी पेंटिल है, नियो पेंटिल है, बहुत सारे पेंटिल है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। फिलहाल इसका आंसर मैं बता दूं,
आप अगर, क्योंकि आपके पास 3 तरह के ही आने चाहिए, तो इसमें इसका आंसर आ रहा है नियोपेंटिल। यू नो द नियोपेंटिल स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटिल, दिस इज द नियोपेंटिल, नो इट इज नॉट नियोपेंटिल। अब देखो ये पेंटिल है, लेकिन क्या इसका आंसर सही है? इसमें 6 प्रोटॉन की एक पीक बनेगी, एक ये अलग बनेगा, तो ए बी सी डी 4 सिग्नल आ रहे हैं। अगर ये होता तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। नियोपेंटिल में क्या बनेगा? नियोपेंटिल यानी ये गलत हो गया। नियोपेंटिल कैसा होगा? नियोपेंटिल बनाया जाए, ये है नियोपेंटिल। तो ये तीनों जो मैथिल ग्रुप आ गए वो तीनों सेम है, तो ये आपके नो प्रोटॉन। अब यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं नो प्रोटॉन। अब नो प्रोटॉन एक कार्बन में थोड़ी होंगे, इसका नो प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ? 3 3 3 यानी 3 मैथिल ग्रुप एक ही कार्बन में लगे हुए हैं। कहते हैं आप यहाँ पे आगे देखो, एक कार्बन के ऊपर 3 मैथिल ग्रुप आ गए और उनकी तीनों की क्या आ रही है? सिंगलेट आ रही है, क्योंकि इनके पड़ोस में यहाँ पे कोई प्रोटॉन नहीं है, इसलिए क्या हो गई? सिंगलेट आ गई। तो नो प्रोटॉन की एक सिंगलेट आ गई। एक ये प्रोटॉन और आ गया आपके पास, दूसरा ये प्रोटॉन, ये 2 प्रोटॉन, इसकी भी क्या आ रही है? सिंगलेट आ रही है। और साथ में ये 5 प्रोटॉन की ये बेंजीन के 5 प्रोटॉन हैं, इनकी भी एक क्या आ गई। इस तरह से आपके पास आंसर आ गया नियोपेंटिल बेंजीन। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, उसको आप ट्राई करना। देखें C10H13Cl, आपके पास बुक होगी मेरे हिसाब से, अब तो मार्केट भी ओपन है। अगर बुक नहीं है तो आप बुक अरेंज करें और बुक से पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन आ रहा है C10H13Cl है और इसके अंदर आपको 6 प्रोटॉन की एक सिंगलेट मिल रही है, 2 प्रोटॉन की एक और सिंगलेट आ रही है, 5 प्रोटॉन की एक और सिंगलेट आ रही है। सारी सिंगलेट आ रही है। डेल की वैल्यू देखेंगे, 6 प्रोटॉन की सिंगलेट 1.57 है, 1.5 के आसपास आता है, आपको बता रखा है ये मैथिल ग्रुप हो सकता है। 2 प्रोटॉन की सिंगलेट है 3 पॉइंट समथिंग पे आ रही है और 5 प्रोटॉन की 7.27 पे आ रही है। अंदाज लग गया, पता पड़ गया कि इसमें बेंजीन है। तुरंत देख के पता पड़ गया कि ये कौन है? बेंजीन आ गई। तो बेंजीन आते ही मेरे पास एक आइडिया आ गया, साथ में 5 प्रोटॉन है, इसका मतलब मोनो सब्स्टिट्यूट है, तो बाकी कार्बन यही लगेंगे। अब 6 कार्बन यहाँ आ गए तो बचे कितने? 4 कार्बन। अब 4 कार्बन के अंदर क्या एडजस्ट कर सकते हैं, उसको आप पॉज करके वीडियो को आप आंसर निकालो और फिर बाद में आंसर को देखना कि आपका आंसर सही जाता है या गलत जाता है। फिलहाल इसका आंसर आ रहा है आपके CH2 CH3 CH3 Cl, ये इसका आंसर। तो इसमें देखो ये 6 प्रोटॉन की एक सिंगलेट आ गई, 2 प्रोटॉन की एक सिंगलेट आ गई, और ये आंसर C10H13Cl। ऐसे क्वेश्चंस आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप क्वेश्चंस को करोगे, एग्जाम्पल्स करोगे, 5 ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको देखोगे, तब आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ यार अब मेरे को ये ना। अमूमन बच्चे इसमें घबराते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है, बच्चे सोचते पता नहीं सर को तो आंसर रखे हुए हैं तो सर तो बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोशिश करो, 1 बुक 2 बुक 3 बुक, तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है, आगे भी आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ बता रहा था। अब अपन लास्ट अंतिम राउंड में पहुंच गए हैं और ये चैप्टर आपके खत्म होने वाला है। और ये है, जब मैंने आपको कहा था अब आपके NMR, UV और IR, इन तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके आंसर निकालना है। सेकेंड ईयर के अंदर आपने UV और IR इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करिए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इन दोनों को थोड़ा पढ़ लेना। UV हमेशा हमको क्या देती है? लैम्बडा मैक्स की वैल्यू देती है, और ये क्या होती है? कॉन्जुगेशन को इंडिकेट करता है, सहयुग्मन को दर्शाता है। IR आपको क्या देता है? ये आपके फंक्शनल ग्रुप को बताता है।
तो एक्चुअल में जो भी मैं कोई भी फॉर्मूला आपको देता हूँ तो आपको क्या करना है, यूवी से ये पता करेंगे इसमें डबल बॉन्ड है यानी कि पाई टू पाई स्टार या एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, क्योंकि लैम्बडा मैक्स की वैल्यू मोर देन 250 आएगी, ध्यान रखना हमेशा नैनोमीटर। अगर यूवी लैम्बडा मैक्स की वैल्यू 200 से कम आ रही है तो समझ जाना है कि इसका मतलब कोई रोल नहीं है यूवी का, लेकिन 250 से या ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब समझना है कोई डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन के अंदर आ सकता है या कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है जिसमें एन टू पाई स्टार या पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। ठीक है, आईआर से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी, आईआर आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप आपके उसमें प्रेजेंट है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ आपको, तो कुछ वैल्यूज हैं जिनको याद करनी पड़ेगी। ओके, तो आपको मैंने कहा था सेकेंड ईयर के नोट्स को उठाना और थोड़ा पढ़ना। कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एमाइड, ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप है इन सब में एक कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, सीओ। सब में ऑल है सीओ, और सीओ जहाँ आ रहा है इसको आप क्या बोलते थे सेकेंडरी की स्पेक्ट्रोस्कोपी में, आप इसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो वापस पढ़ के देखना, इसको बोलते हैं सीओ तनन कंपन, सीओ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो ये इसमें सब में सीओ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होते हैं, और सीओ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वैल्यू क्या होती है वो आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। अप्रॉक्सीमेटली लगभग मैं जो वैल्यू बता रहा हूँ ध्यान देना, 1740 के अराउंड होती है। कीटोन की 1715 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, कि एसिड के अंदर ये 1690 के आसपास, एस्टर है तो 1750 के आसपास, एसिड हैलाइड है तो 1800 के आसपास, एमाइड है 1650 के आसपास, एनहाइड्राइड में दो ग्रुप आगे देखो एनहाइड्राइड में, तो ये 1850 के आसपास होगा, लगभग के आसपास है। इससे क्या होगा, जो आपके आईआर का जो स्टैटिक्स डाटा वो देगा क्वेश्चन में, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमारे इस कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इन वैल्यूज़ को दिमाग में रखना है, तो आप इन वैल्यू को माइंड में रखें और इनको याद करें। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि आईआर स्पेक्ट्रम के अंदर 1715 पे कोई स्पेक्ट्रम बैंड आ रही है, तो आप समझ लेना 1715 का मतलब कौन हो गया, यानी उसके अंदर एक कीटोन है। अगर मैं कहूँ इसके अंदर 1100 के ऊपर कोई एक बैंड आ रही है, बताओ 1100 के ऊपर किसकी आती है। अगर आपने सेकेंड ईयर पढ़ी है ठीक है, वो तो एग्ज़ाम नहीं हुए, अगर कभी एग्ज़ाम घोषित कर दे फिर क्या करो बताओ, तो फिर पढ़ाई तो करी होगी ना। कितनी आ रही है, एक ईथर होता है, ईथर की वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 1100 के ऊपर अगर कोई आईआर में बैंड आ रही है इसका मतलब उसमें ईथर फंक्शन ग्रुप है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वैल्यूज को याद रखोगे। एक और फंक्शन ग्रुप बच गया बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका प्यारा है, बताओ कौन, हाँ एल्कोहल, समझ गए, हाँ सब पता है, ये आ गया एल्कोहल। तो एल्कोहल की जो वैल्यू आती है 3650 से 3550 के बीच में आएगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है सर OH ग्रुप इसमें भी है, OH ग्रुप एसिड में भी है, दोनों में OH ग्रुप है, तो एसिड और एल्कोहल में विभेद कैसे करोगे, डिफरेंशिएट कैसे करोगे दोनों में। तो एसिड के अंदर CO और OH दोनों चीज है। एसिड की जो OH होती है आपको पता है, इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैंड आती है जो 3500 से 2500 के बीच में जाती है। तो एसिड की जो OH है वो क्या होती है, ब्रॉड बैंड होती है। ब्रॉड जो बैंड है वो कितने पे आती है, वो करीबन 3500 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स पर चली जाती है। बस इतनी सी स्टैटिक ध्यान रखोगे। एक एमाइड है, एमाइड में NH आ रहा है, तो NH के अंदर NH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, NH तनन कंपन की दो बैंड है, दो है NH, इस तरह से NH फर्स्ट, NH सेकेंड। तो बचा कौन, एमीन, NH2। तो एमीन के अंदर क्या होता है
सिर्फ NH फर्स्ट और NH सेकंड, उसमें CO नहीं आएगा। देखो दोनों डिफरेंस देखो, एमाइड और एमीन में क्या डिफरेंस आया, एमाइड के अंदर क्या आ रहा है, CO आ रहा है, तो इसमें CO और NH दोनों की वैल्यू अगर आते हैं तो समझना एमाइड है। केवल अगर NH लिखा हुआ है तो समझ जाना एमीन है। केवल अगर OH केवल एसिड में दोनों आई, तो इस तरह से ये वैल्यूज थोड़ी सी आप याद करो और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जो लास्ट वीडियो लेक्चर होगा NMR का, उसमें मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, वो थोड़ा हाईफाई न्यूमेरिकल होता है, वो अगर सीधा आएगा क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का आएगा। ओके, थैंक यू।